बिजनौर में पहली बार दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद जैसे वेडिंग शो, प्री वेडिंग शो, बर्थडे पार्टीज, मॉडलिंग शो, पार्टी कवरेज अब मिलन स्टूडियो आपके शहर बिजनौर में। आज ही संपर्क करें 8630273767। आदाब, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोलता बिजनौर में। साथियों, बोलता बिजनौर पहले दिन से आपको ज़िला बिजनौर की तमाम शख्सियतों से मिला रहा है, उनसे रूबरू करा रहा है और जनता और जन सरोकार से जुड़े हुए सवाल उनसे पूछ रहा है, ताकि आपके मन में उठने वाले सवालों के जवाब आप बोलता बिजनौर के माध्यम से अपने सामाजिक या राजनीतिक कार्यकर्ताओं से सुन सकें। साथियों, अगर आपने अभी तक बोलता बिजनौर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारे सारे प्रोग्राम्स देखने के लिए मिलते रहें और साथ में नोटिफिकेशंस हासिल करने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। साथियों, आज जिस मेहमान को हम बोलता बिजनौर में आपके लिए लेकर आए हैं वो बिजनौर का चिरपरिचित चेहरा है और राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हैं। अगर मैं उनकी बात करूं तो सन 2005 में ही वो लोकदल से जुड़ गए थे और 2009 से 2011 तक लोकदल में जिला अध्यक्ष रहे हैं। 2012 से लेकर 2014 तक पश्चिम में मुख्य महासचिव रहे हैं और प्रदेश महासचिव भी रहे हैं। 2017 में उन्होंने बिजनौर विधानसभा का चुनाव लड़ा था और अब आप उनको पहचान गए होंगे जी। मैं बात कर रही हूँ राहुल सिंह, राष्ट्रीय लोकदल, जो अभी पिछले दिनों ही राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष पद से पदमुक्त हुए हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको पदमुक्त करना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देता है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में लोकदल के प्रत्याशी हो सकते हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। मैंने अभी अपने दर्शकों को बताया कि आपको पिछले दिनों पदमुक्त किया गया है, तो क्या ये इस बात का संकेत माने कि आने वाले विधानसभा चुनावों में आपको प्रत्याशी घोषित किया जाएगा? मैडम, मैंने ये इच्छा अपने नेता माननीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी के सामने की थी। मैंने ही उनको बोला था कि जी मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा है और मैं चाहता हूं कि विधानसभा बिजनौर पर ही फोकस किया जाए, क्योंकि जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी पूरे ज़िले की रहती है, संगठन की रहती है और इसीलिए मैंने उनको बोला। और देखिए, ये तो इसका जवाब तो वही दे पाएंगे और अभी वक्त भी है। बाकी मेरी इच्छा ज़रूर मैंने आपको अपने नेता को बता दी। राहुल जी, वैसे तो बिजनौर के लोग आपसे अच्छी तरह परिचित हैं, लंबे समय से आप राजनीति में हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप बेसिक इंट्रोडक्शन हमारी बिजनौर की जनता को अपने बारे में दें प्लीज़। इंट्रोडक्शन तो वैसे आपने बता ही दिया, जो मेरा प्रोफाइल है। बाकी मेरी बेसिक एजुकेशन बाहर से ही हुई है। 10th मैंने बरेली से किया, 12th मैंने रुड़की से किया आर्मी स्कूल से। उसके बाद मैं पुणे चला गया हायर एजुकेशन के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पर 2002 में मैंने राजमिलन बैंक्वेट हॉल बनवाया। उसके बाद अपना क्योंकि काम शुरू किया, बिज़नेस शुरू किया और 2004 में शादी हुई और उसके बाद 2005 में मैं राजनीति में राष्ट्रीय लोकदल मैंने ज्वाइन की। हालांकि हमारा परिवार, क्योंकि मेरे फादर पुलिस में थे तो हम लोग बाहर रहते थे, लेकिन हमारे दादा चाचा जो भी हैं वो पार्टी से पहले से ही जुड़े हुए, राष्ट्रीय लोकदल से पहले से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन मैंने चूँकि पढ़कर आया था, बाहर था, तो मैंने औपचारिक रूप से ऑफिशियली 2005 में राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन की थी। अच्छा, लोकदल का हमें पता है कि काफ़ी बार चौधरी साहब सत्ता में मंत्री रहे और आप बोल रहे हैं कि आपका मन था कि युवाओं के लिए कुछ करें। एक लंबा समय आपका भी राजनीति में हो गया है, तो कुछ आप अपने कुछ अचीवमेंट, कुछ आप अपने काम गिनाएंगे कि आपने क्या किया यहाँ के युवाओं के लिए या किसी भी फील्ड में क्या किया? जितना मेरे को दायरा है, मैं आपको बताऊं कि मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख भी रही यहाँ पर 2006 से 11। और जो आपके सामने जो नाला बना हुआ है, जो सबसे बड़ा नाला उस टाइम पर हल्द्वार ब्लॉक का बना था, 2006 की बात बता रहा हूँ, ये भी हमारे ब्लॉक की उस टाइम पर समय में बना था, ब्लॉक की निधि से ही बना हुआ है। तो जब भी मुझे मौका मिला, मेरे परिवार को मौका मिला, क्योंकि ये संवैधानिक पद होते हैं जिसमें आप मदद कर सकते हो, तब भी किसी गरीब का मकान बनाने का या ऊपर डीएम साहब से मिलकर किसी के काम के लिए या विकास कार्य को जब भी हमें मौका मिला तो हमने किया। अपनी अध्यक्षता में भी हाँ, मैंने यही चाहा कि हमेशा किसान, मजदूर, क्योंकि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि 15 साल से सत्ता से बाहर हैं आपको बताऊं, तो जो भी विपक्ष का हमने कायदा है वो धर्म निभाया और अपने सड़कों पर अपने किसान भाइयों की, मजदूर भाइयों की, गांव की, गरीब की लड़ाई लड़ने का
हमेशा काम किया। अच्छा राहुल जी, कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं, हालांकि अभी बिल्कुल श्योर नहीं है, कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए। तो उसके मद्देनज़र मेरा ये सवाल है कि क्या लगता है बिजनौर विधानसभा के वोटर्स लोक दल को या समाजवादी पार्टी को क्यों वोट देंगे? क्या ऐसी क्या खूबियाँ गिनाएंगे आप? देखिए, 5 साल से, करीबन 4.5 साल से तो उत्तर प्रदेश की सरकार को आप देख ही रहे हैं, और 7-8 साल से 2014 से मोदी सरकार केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो आपका सवाल था कि क्यों, तो मैंने आपको बताऊं कि सबसे पहले जनता इनसे सवाल करेगी। जब ये चुनाव में जाएंगे 3-4 महीने के बाद, जब भी चुनाव 4-5 महीने के बाद उत्तर प्रदेश का आएगा, तो आप क्या समझती हैं कि जनता इनसे सवाल नहीं करेगी कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है मोदी जी? भाई जनता इनसे सवाल नहीं की कि उन्होंने किसानों की आय दुगनी करने का वादा जो उन्होंने किया था, ये किसानों की कितनी आय दुगनी हुई? 10 रुपये तो छोड़िए, 1 रुपये भी गन्ना मूल्य बढ़ा नहीं है पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश में, तो किसानों की आय कैसे दुगनी हो जाएगी? महंगाई कितनी है पूछेगा नहीं कि पेट्रोल डीजल कहाँ पर था। 52 रुपये डीजल बिका करता था 2014 में, जब मोदी जी आए थे, प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने वादा किया था कि मेरी किस्मत से आने वाले टाइम में पेट्रोल डीजल महंगाई कम होगी। कहाँ जा रही है महंगाई? तो ये क्या सवाल नहीं करेगी जनता? ये जनता नहीं पूछेगी इनसे कि काला धन और 15 लाख रुपए कहाँ है? जनता नहीं पूछेगी कि स्मार्ट सिटी कहाँ है? जनता नहीं पूछेगी कि बुलेट ट्रेन कहाँ है? तो ये इन सवालों के जवाब इन लोगों को देने पड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि पिछली सरकार में जो आपने बताया कि गठबंधन जो होने जा रहा है, पिछली सरकार के काम जो हैं समाजवादी पार्टी के काम, और तो बात छोड़िए कि जो बहुत सारे काम विकास कार्य किए होंगे, मैं समझता हूँ कि 108 एम्बुलेंस का और 100 नंबर की गाड़ी देने का और जगह जगह जो आपके बिजली घर बनवाने का काम है, वो अखिलेश जी की सरकार में ही हुआ था। यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है वो भी सपा की सरकार में हुआ था। मैं समझता हूँ ये भी तो कोई काम बनवाए। लेकिन सर, जैसे कि अगर हम लोग पिछली हिस्ट्री उठाकर देखते हैं, तो अखिलेश यादव की जो सरकार आई थी वो भी बड़े मजबूत तरीके से सरकार आई थी। उन्होंने जो काम किए वो भी उनके नेता लोग गिनाते रहते हैं, लेकिन बावजूद उसके इतनी बुरी तरह से परास्त हो जाना। और अब हाल में अगर आप देखेंगे तो जो बेसिक वोटर है समाजवादी पार्टी का, वो समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव की जो एक्टिविटीज़ हैं उससे काफ़ी उखड़ा हुआ नज़र आता है। आज़म खां की हालत हो या शहाबुद्दीन की हालत हो, अखिलेश यादव का इनएक्टिव रहना कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि उन पर जो मुस्लिम वोटर्स का नेता होने का टैग लगा हुआ था उसको हटाएं। और इसको लेकर जो मेन वोटर है समाजवादी पार्टी का पश्चिम में, मुस्लिम वोटर, वो काफ़ी नाराज़ है। तो आपको नहीं लगता कि आपको इसका नुकसान झेलना पड़ेगा? देखिए, उस पार्टी में क्या है, मैं तो राष्ट्रीय लोकदल की बात आपको बता सकता हूँ। गठबंधन में दोनों हैं, और मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि हमारे नेता जो चौधरी अजीत सिंह जी हैं, जब भी वो उनको पद मिला, जब भी केंद्र में मंत्रालय में वो रहे, उसके जब भी उनको कोई चीज़ उनके अंडर में रही, उन्होंने हमेशा किसानों के लिए, युवाओं के लिए, धरती से जुड़े हुए जो लोग हैं, मजदूरों के लिए उनका हमेशा काम करने का काम किया है। जयंत चौधरी ने भी, जब वो अपने टाइम में सांसद थे, मथुरा से सांसद रहे हैं, भूमि अधिग्रहण बिल में सुधार लाने का सबसे बड़ा उन्होंने ही प्रश्न उठाया था, और भूमि अधिग्रहण बिल में सुधार लाने का कानून की भी उन्होंने ही प्रपोज़ किया था लोकसभा में। तो अब जो आपने प्रश्न किया है वो भाई ठीक है, आप गठबंधन का मामला है, हम तो अपनी पार्टी की बात ज़्यादा कर सकते हैं। और बाकी मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार से कोई भी वर्ग, चाहे वो युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, महिला वर्ग हो, कोई भी वर्ग खुश नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, वो गठबंधन से बहुत ज़्यादा खुश है, और मोदी, योगी और शाह की, अमित शाह जी की जोड़ी से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। मैंने आपको बता दिया। अगर मैं लिस्ट अगर देखूं कि अगर इन्होंने बनारस को कयोटो बनाने की बात की थी, तो कहाँ है कयोटो? कहाँ है सीए? केवल राजनीति करने के लिए लेकर आए थे। तो कहाँ है वो एनसीआर जो रजिस्टर ये निकालने के लिए गए थे? केवल उन्होंने इतना ज़्यादा उस टाइम पे बवाल करवा दिया दिल्ली में, इतने टाइम तक लोग धरने पे बैठे रहे, लेकिन कहाँ है वो रजिस्टर? तो पूछेंगे तो लोग कि भाई आपने किया क्या?
अच्छा चलिए, मैं आपकी पार्टी की बात करती हूँ। आप बोल रहे हैं कि सपा तो आप तो लोक दल के हैं। हाँ, तो लोक दल की अगर बात करें, ये माना जा सकता है कि बिजनौर जाट बेल्ट है, ग्रीन एरिया बेल्ट है, लेकिन फिर भी पिछले तमाम चुनावों में लोक दल की जो हालत हुई है और लोक दल से उसका बेसिक वोटर्स जो छिटका है, बुरी तरह से छिटका है, उसको आप किस नज़रिए से देखेंगे? कहीं ना कहीं ये बात सही है कि पार्टी पिछले कुछ चुनाव में, क्योंकि भाई लगातार जब हार जाते हैं और 15 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार से भी दूर है, तो वो कहीं ना कहीं कमज़ोरी ज़रूर आई है। लेकिन जो हमारा बेसिक वोट है, जो हमारा बेस वोट है, वो ऐसा नहीं है। शायद ये कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि हम लोग अकेले रह गए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने में, और जनता ने जो है अलग अलग प्रेफरेंस की, वो जनता की बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस बार सभी वर्गों में जैन जी के प्रति ज़बरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है, और ख़ास तौर पे युवा वर्ग जो है जैन जी को अपना आगे आने वाले टाइम में नेता देखना चाहता है, गठबंधन को देखना चाहता है सरकार। चलिए, आने वाले चुनाव में आप अकेले नहीं हैं, समाजवादी पार्टी और आप लोग साथ आ रहे हैं, तो उस गठबंधन को देखते हुए बिजनौर विधानसभा सीट पर आप कैसे कैलकुलेशन लगाते हैं? मतलब जीत के क्या आंकड़े यहाँ पर फिट बैठते हैं आपके अनुसार? आंकड़े तो मैंने आपको बताया कि बेस वोट जो है सपा का, राष्ट्रीय लोकदल का, और जो किसान है, मजदूर है, मैंने इतनी चीज़ें आपको बताई। ख़ास तौर पे युवा जो है, जो सबसे ज़्यादा ठगा महसूस कर रहा है, छला हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि योगी जी अपना आंकड़ा तो पेश कर रहे हैं कि हमने इतनी नौकरी दे दी हैं, इतनी नौकरी दे दी है, वो आंकड़ों में ही है, धरती पे तो कहीं दिखाई देता नहीं। कोई भी भर्ती इनकी बिना अड़चन के कोई पूरी नहीं होती, और भी कुछ ना हो तो वो कोर्ट में ज़रूर कुछ ना कुछ होता है कि कोर्ट में जाके वहाँ पे अटक जाती है। तो आंकड़ा बस यही है कि जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, चाहे व्यापारी हो, कोरोना काल में आप देख लीजिए, बिजली की दरों का आप हाल देख लीजिए, तो सब लोग, सब वर्ग, क्योंकि हम लोग भी घूमते रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो, चाहे वो हिंदू वर्ग हो, चाहे अति पिछड़ा वर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हैं, कोई भी वर्ग जो है वो गांव का, शहर का, कोई भी भाजपा से खुश नहीं है। और इस बार सबने मन यही बना रखा है कि जयंत चौधरी जी और अखिलेश जी की जोड़ी को वो उत्तर प्रदेश में देखना चाहते हैं, मौका देना चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल फिर ये उठता है कि अगर आप जाट और मुस्लिम एकता को मिलाकर यहाँ पर जीतता हुआ देखते हैं अपनी सीट को, तो सन 2013 में जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे और उसके बाद जो मुस्लिम और जाट लोगों के बीच में एक खाई पैदा हो गई थी, उसका इफ़ेक्ट आपको यहाँ पर परेशान नहीं करेगा, जो बनी हुई है खाई अभी तक? देखिए, ये तो अपना ये लोग भाजपा की पॉलिटिक्स है, वो अपना, जैसे वो जाट मुस्लिम की आपने बात कही, हम तो अपना जाति में न जाकर भाई हिंदू मुस्लिम की बात करना मैं ज़्यादा उचित समझूंगा। बाकी 2013 से हाँ ज़रूर नुकसान तो हुआ था, और राजनीतिक रूप से तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी पार्टी को हुआ ही था, लेकिन सामाजिक नुकसान इन दंगों से या झगड़ों से सामाजिक नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। जब मेरठ में हुआ या बिजनौर में हुआ, पहले जब भी कभी हुआ होगा, उससे राजनीतिक नुकसान से ज़्यादा सामाजिक ताना बाना जो हमारा बना हुआ है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। लेकिन उसके बाद पार्टी ने मेहनत की। आपने देखा कि मुजफ्फरनगर में दंगा भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर चौधरी साहब ने चुनी, हमारे चौधरी अजीत सिंह जी ने सीट चुनी, तो वो मुजफ्फरनगर ही चुनी, और उनका केवल एक ही संदेश देने का माध्यम था या ज़रिया था वहाँ से चुनाव लड़ने का कि मैं हिंदू और मुस्लिम की एकता की मिसाल कायम करने यहाँ पर आया हूँ, जिसमें वो चुनाव बहुत ही कम मार्जिन से 3 या 4 हज़ार वोट से हारे ज़रूर, लेकिन वो दिल जीत कर वहाँ से चले गए। केवल मुजफ्फरनगर ही नहीं, मैं समझता हूँ पूरे पश्चिम में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश का दिल जीता तो चौधरी अजीत सिंह जी ने जीता। अच्छा, अब आप यहाँ पर जाट और मुस्लिम्स को एक साथ ला रहे हैं, इस एकता को, कितनी उम्मीद है आपको कि आप इन लोगों को साथ में लेकर आ जाएंगे? कितना साथ आपको दोनों वोटर्स का मिलेगा? हमें पूरी उम्मीद है। मैंने पहले ही वो कहा कि जाट और मुस्लिम ही नहीं, हम तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, और सभी का, चाहे उसमें अति पिछड़े हों, अगड़े हों, युवा हों, मुस्लिम भाई हों, सभी को मिलकर, और हमारा संदेश भी यही है जो चौधरी साहब ने पहले, स्वर्गीय चौधरी, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के टाइम पर जो समीकरण हुआ करता था, वही समीकरण बनाने की कोशिश आगे के चुनाव में हो रही है। और सांप्रदायिकता की जो दीवार भाजपा ने बना दी थी, चाहे वो मुजफ्फरनगर में हो, चाहे वो पेद्दा में आपने देखा था, बिजनौर में बनाई हो इन लोगों ने, जिनका प्रयास हमेशा रहता है, उस दीवार को गिराने का काम ये गठबंधन करेगा, जयंत चौधरी जी, अखिलेश जी करेंगे। और हम चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम वाला जो
गंगा जमुनी तहजीब के लिए जो जाना जाता है, ज़िला हमारा ख़ास तौर पर जाना जाता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश जिस तहजीब के लिए जाना जाता है, उस तहजीब को ये गठबंधन ख़ास तौर पर हमारी पार्टी कायम करने की पूरी कोशिश करेगी। अच्छा राहुल जी, बिजनौर सीट पर रुचि वीरा बहुजन समाज पार्टी से टिकट लाने का दावा कर रही हैं और अभी पिछले दिनों एक प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सिर्फ दलित वोट बैंक ऐसा है जो अपनी पार्टी के लिए ईमानदार है। मतलब उनका कहना ये है कि दलित वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुस्लिम वोटर्स को बसपा के साथ जाना चाहिए। आप इसको किस नज़रिए से देखते? देखिए, कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तो केवल यही कहना चाहता हूँ कि बसपा भाजपा की बी टीम, बसपा भाजपा की बी टीम है। ये हमने पिछले दिनों देखा भी है और ये संदेश उन्होंने, चाहे आप इसको आकर देख लें, 370 पर भी समर्थन मायावती जी ने भाजपा का किया था और जब नागरिकता कानून पर, जब CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जब केंद्र सरकार ने किया था, तो मैं समझता हूँ शायद बसपा ने उस पर भी समर्थन किया था। तो भाजपा की बी टीम बसपा है और मैं नहीं समझता कि कोई भी वर्ग मायावती जी या BSP को वोट देना पसंद करेगा। अच्छा राहुल जी, बिजनौर विधानसभा पर अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो मुस्लिम वोटर्स, दलित वोटर्स और जाट वोटर्स, ये कैलकुलेशन बैठती है। यहाँ पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो हमेशा इस कशमकश में रहते हैं कि वो बसपा के साथ जाएं या जाट वोटर्स के साथ जाएं। तो अब जो कंडीशन है, और मैं आपसे पहले भी पूछ चुकी हूँ कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो इस बात का यकीन कैसे करें कि जाट वोटर्स उनके साथ मिलके भाजपा को हरा सकता है। मतलब हमेशा की तरह जाट वोट एंड टाइम पर जो बीजेपी के अकाउंट में चला जाता है, इस बार ऐसा नहीं होगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि अगर आप BSP को बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं, तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि चौधरी अजीत सिंह साहब जीतते राष्ट्रीय लोकदल से थे और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके मंत्री पद ले लेते थे। तो आप इसको किस तरीके से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? देखिए, आपने जो पूछा कि वोट कहाँ जाएगा, कहाँ कैसे विश्वास करेगा, तो विश्वास तो गठबंधन पे, जैन जी पर और अखिलेश जी पर विश्वास तो उन लोगों को हो चुका है। जिस तरह से बसपा छोड़कर हमारा राष्ट्रीय लोकदल में ज्वाइनिंग चल रही है दिल्ली में, मैं समझता हूँ कि चुनाव आते आते तो बसपा जो है वो बहुत ज़्यादा खोखली हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो भी चुकी है और हो भी जाएगी। मुस्लिम वोट हो या कोई और वोट हो, मैंने आपको पहले ही बताया, जितना भी और अदर्स वोट भी है, चाहे हिंदू वोट भी हो, सब लोगों ने मन यही बनाया हुआ है कि इस बार, देखिए, लोकल इलेक्शन में ऐसा नहीं है कि राहुल लड़ रहे हैं या आपने जिनका नाम लिया पहले वो लड़ रही हैं या वो, उनके लिए बड़े मुद्दे हैं, बड़े चेहरे हैं राजनीति में। जयंत चौधरी और अखिलेश जी का एक वो है, एक कद है, तो वो लोग उनको देखकर वोट देंगे। उनको बड़े मुद्दे देखने हैं, बड़ी जगह देखनी है, बड़ी चीज़ देखनी है। एक सीट निकाल कर उनको ये नहीं है कि विधानसभा बिजनौर का ही देखना है, उनको तो उत्तर प्रदेश देखना है, उनको योगी सरकार को देखना है, उनको योगी को अपना टारगेट रखते हुए सब लोगों को वोट देना है। और उन लोगों को ये भी देखना है कि यहाँ पर सरकार जो बनानी है वो जयंत चौधरी जी, अखिलेश जी की सरकार, गठबंधन की सरकार बनानी है। ये लोकल मुद्दे कि वो कैंडिडेट होगा, वो कैंडिडेट होगा, वो सब मैं समझता हूँ कि चलिए मैं फिर लोकल पर आपसे बात करती हूँ। बिजनौर की अगर बात करें, आप लोकदल में रहे हैं, लोकदल के संगठन में लंबा टाइम गुजारने के नाते लोकदल का वोटर्स आपको बहुत अच्छी तरह जानता होगा, लेकिन मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम चेहरे आपके साथ कितना जुड़े हुए हैं, एक बात। दूसरी बात, आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं देखा जाता है जनता के बीच में। अभी अगर पिछले कुछ सालों की बात करें, चाहे कोविड-19 हो, कोविड-20 हो, या फिर NRC CA में जो बिजनौर में दंगे हुए हों, उसमें बड़े लोग निकल कर सामने आए, बड़े लोगों ने, चाहे वो सामाजिक लोग हों, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, लोगों की मदद की, लेकिन आप कभी कहीं दिखाई नहीं दिए। तो ऐसे में वोटर्स जो ऐसे आदमी को कैसे कंसिडर कर सकता है जो दिखाई ना देता हो ज़मीन पर? मैं समझता हूँ कि पिछले 2017 में चुनाव हारने के बाद, मैं तो अभी आपको 3-4 साल की बताऊँ, 3 साल आपने खुद बताया अपने इंट्रोडक्शन में मेरे बारे में कि 3 साल तक तो मैं अभी अध्यक्ष था। अगर मैं आप ब्यौरा उठा के भी देख लें तो जितना संघर्ष करने का काम राष्ट्रीय लोकदल ने जनपद बिजनौर में मेरे नेतृत्व में किया है,
वो किसी भी पार्टी ने नहीं किया, चाहे वो सीए वाला मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, या जो अभी किसानों का संघर्ष भी चल रहा है पिछले 8 महीने से। अगर आप ऑन द रिकॉर्ड भी देखेंगे, चाहे वो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या कैसे भी, मेरे बराबर संघर्ष। और जब मैं आपको बताऊं, ये तो अभी की बात हो गई, 2009 से 11 तक जब मैं अध्यक्ष था तो मैंने उस टाइम भी बहुत संघर्ष किया था, सभी वर्गों के लिए किया था। अच्छा, किसानों की बात करें, लोकदल बेसिकली किसानों का नेतृत्व माना जाता है। किसानों का आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, काफ़ी टाइम हो गया। एक तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप ये बताएं आपका किसान आंदोलन में क्या सहयोग रहा। दूसरा, आप ये बताएं हमारे व्यूवर्स को कि किसान आंदोलन से इस गठबंधन को क्या फ़ायदा मिलने वाला है आने वाले चुनाव। आपने पहला प्रश्न किया कि आपका क्या सहयोग रहा किसान आंदोलन में, तो आपको अगर याद हो, याद कीजिए कि जब पुलिस और प्रशासन ने ज्यादती कर रात में राकेश टिकैत जी को वहाँ से उठाने की ठानी थी, तो सबसे पहले चौधरी अजीत सिंह जी का ही फ़ोन आया था, आपको याद होगा। जयंत चौधरी सुबह अगले दिन पहुँच गए थे, और वो आंदोलन उसके बाद कितना पावरफुल और कितना तेज़ हो गया ये आपने देखा। लोकल स्तर पे भी हम लोग वहाँ पर तो जो जाते हैं, लोकल स्तर पे भी हमने गांव-गांव चौपाल पे चर्चा, चलो गांव की ओर, कई तरह के कार्यक्रम किए, जिसमें हम गांव-गांव जाकर जागृत करने का भी काम हम लोगों ने किसानों के बीच में जाकर किया। दूसरा सवाल, गठबंधन को क्या फ़ायदा मिलेगा, इस किसान आंदोलन क्या इफ़ेक्ट करेगा गठबंधन को और चुनाव को? मैंने आपको पहले ही बताया कि किसान 3 बिल, कृषि बिल, ये लोग कोरोना टाइम में बिना पार्लियामेंट में चर्चा के लेकर आए हैं। किसानों में, पूरे देश के किसानों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, ये हम लोग जानते भी हैं। बार बार कहा भी जा रहा है कि वो उद्योगपतियों के फ़ायदे के लिए, चंद उद्योगपतियों के फ़ायदे के लिए सरकार ये बिल लेकर आई है। तो किसान नाराज़ है और वो भाजपा को किसी तरीके से भी वोट देना नहीं चाहता। अभी रिसेंटली आपने देखा पश्चिम बंगाल का नतीजा आपके सामने है, और किसान जो है आने वाले चुनाव में भी भाजपा को वोट ना देकर, वो तो खिंचा तना बैठा हुआ है, वो तो सोच कर बैठा है कि चुनाव आए और हम इनको बताएं कि इन्होंने किसानों की कितनी आय दोगुनी की है, कितना किसानों का इन्होंने सम्मान किया है, कितना किसानों के लिए काम किए हैं। वो गठबंधन को ही वोट दें, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया कुछ। राहुल जी, मैं चाहूँगी कि बोलता बिजनौर के माध्यम से आप युवाओं की बात करते हैं, तो ज़िला बिजनौर के युवाओं के लिए आप कोई मैसेज दें प्लीज़। मेरा मैसेज केवल यही है कि आने वाले टाइम में आपको अपनी शक्ति पहचाननी चाहिए। आप बहुत शक्तिमान हो, और भाजपा ने केवल आप लोगों को इस्तेमाल करने का काम किया है, चाहे वो हिंदू बनाकर, हिंदू मुस्लिम में झगड़े कराकर, राम मंदिर के नाम पर, और बरगलाने का काम आपको भाजपा के सरकार ने किया है। तो मेरा मैसेज केवल आप लोगों को यही है कि वक्त रहते आप लोग, जो मैं देख भी रहा हूँ बहुत ज़्यादा बदलाव है, पिछले 8-9 महीने से 1 साल से बदलाव भी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग, जयंत चौधरी जी, अखिलेश जी, वो युवा भी हैं, और उन्होंने हमेशा युवाओं की सोच रखी है, एजुकेटेड हैं, प्रोग्रेसिव हैं, और वो जब सरकार में आएंगे तो मैं समझता हूं कि आपके भविष्य के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनाएंगे, ताकि आपका भविष्य सुधर सके और आपको सही दिशा मिल सके, और आपके माध्यम से हमारे प्रदेश को और देश को भी सही दिशा मिल सके। विधानसभा चुनाव निकट हैं, और आने वाले समय में जल्दी ही हर पार्टी से जुड़े हुए लोग आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। बोलता बिजनौर की टीम लगातार आपको उन लोगों से मिलाने का पूरा प्रयास करेगी जो जल्दी आपके दरवाजे पर हाजिर होंगे वोट मांगने के लिए, ताकि आप बोलता बिजनौर के माध्यम से उनके विचार सुनकर, अपने सवाल कर एक मजबूत प्रत्याशी को विधानसभा में भेज सकें और एक मजबूत सरकार चुनने में अपनी भागीदारी तय कर सकें। इस समय सवालों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। अपने किसी नए मेहमान के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय हिंद।